पिछले कुछ सालों से स्पॉन्ज बॉब थियरी बहुत पॉपुलर रही है और अगर आप टाइटल पढ़ते हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि यह किस बारे में है। रोबोट इन्वेजन थियरी। यूट्यूबर एलेक्स बेल द्वारा डेवलप यह थियरी हमें बिकिनी बॉटम में हो रही एक कंस्पिरेसी के बारे में बताता है, जहां वे बिकिनी बॉटम के सिटीजन्स को धीरे धीरे रोबोट से बदलने की दुष्ट मेलेवोलेंट प्लान्स रहे हैं, जो शहर और शायद 7 समुद्रों पर भी कब्जा कर लेंगे, स्काईनेट की तरह, लेकिन निकलोडियन कार्टून में। वैसे ये शो के फ्यूचर के बारे में सबसे वेल नोन फैक्ट्स में से एक है। SPE-129 एपिसोड के लिए धन्यवाद, जो हमें मशीनों द्वारा फ्यूचर कंट्रोल दिखाता है। सीरीज के अंदर कंटिन्यूटी के सबसे क्लियरेस्ट साइंस में से एक है। कुछ ऐसा जो ये जानकर और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कम से कम एक मेन कैरेक्टर को पहले ही बदल दिया गया है। लेकिन मैं खुद से थोड़ा आगे निकल रहा हूँ। पहली बात जो बहुत क्लियर करनी है वह ये है कि ओरिजिनल थ्योरी एलेक्स बेल से आता है, जो एक यूट्यूबर है जो अपने पागल स्पॉन्ज बॉब थ्योरीज और वेरियस ARG पर अपने काम के लिए जाना जाता है। इसीलिए यदि आप एक पल के लिए देखना चाहते हैं कि पहले व्यक्ति ने यह सब जांच की, तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो छोड़ दिया। हालांकि मुझे यह मेंशन करना चाहिए कि वह कई डिटेल्स को याद कर रहा था। रोबोट इन्वेजन कंस्पिरेसी की साजिश सबसे पहले कई सीजन में कई रोबोटों की अपीयरेंस से उत्पन्न होती है, जिसमें अजीब बिहेवियर्स और बेमेल प्रोग्रामिंग होती है। उदाहरण के लिए उनके पास ऐसे मोड हैं जो उन्हें मछली पर हमला करने की अनुमति देते हैं, जैसा कि टनल ऑफ ग्लव एपिसोड में है। इस एपिसोड में बॉब, पैट्रिक और पर्ल एक मेले में जाते हैं, जहां मेन अट्रैक्शंस में से एक रोमांटिक थीम वाली टनल के माध्यम से बोट की सवारी है। द राइड फीचर्स में कई एनिमेट्रॉनिक्स हैं, लेकिन पर्ल और बॉब की बोट एक खराबी के कारण टनल में फंस जाती है। पैट्रिक, जो टनल के बाहर था, उनकी मदद करने की कोशिश करता है, इसलिए जैसे ही वह ऑन इनसाइड पावर प्लांट में प्रवेश करता है, वह गलती से एक बटन दबा देता है जिस पर कुछ ऐसा लिखा होता है, एनिमेट्रॉनिक ओवरराइड। लेकिन इससे सभी रोबोट जो कोर्स पर थे अपने फ्रेंडली मास्क को एक तरफ रख देते हैं और बॉब और पर्ल पर सबसे अच्छे FNAF स्टाइल में हमला करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ता है। आखिर रोबोट के प्रोग्रामिंग में विजिटर्स पर हमला करने की बात क्यों थी? कमोबेश ऐसी ही स्थिति वाला एक और चैप्टर है क्रस्टी क्लीनर्स, जहां बॉब का सामना एक रोबोट से होता है जो सफाई करने और दफ्तरों को ऑर्डर रखने का काम करता है। यह टकराव बॉब द्वारा क्रैबी पैटी डिलीवर करने के बाद शुरू की गई डिजास्टर्स के कारण हुआ। बॉब शुरू में अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। वह पैट्रिक से सफाई में मदद करने के लिए भी कहता है, लेकिन वे हल करने की बजाय और भी समस्याएं खड़ी कर देते हैं, जिससे सफाई करने वाला रोबोट क्रोधित हो जाता है। रोबोट उन पर कई बार जानलेवा हमला करता है, इसलिए दोनों को खतरे को खत्म करने के लिए टैंक का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो पिछले उदाहरण से भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि एक किलर रोबोट मोड होने के अलावा इसमें विनाश के ऐसे उपकरण भी हैं जो सफाई करने वाले रोबोट के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और हम और भी उदाहरण दे सकते हैं, जिनमें से कुछ डिजास्टर में समाप्त होते हैं, लेकिन ऐसे रोबोट भी हैं जो ज्यादा सामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे कि बिकिनी बॉटम्स में कई स्थानीय लोगों की सेवा करने वाले रोबोट, जिनमें वेनी हट जूनियर के ग्राहक भी शामिल हैं। और हम स्क्विडवर्ड के घर को नहीं भूल सकते, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। ये एक तरह का मेकाट्रॉनिक है जिसकी अपनी इंटेलिजेंस है। एक डिटेल जो एलेक्स बेल ने गलत बताया वह ये है कि उन्होंने मेंशन किया है कि गुड नेबर्स एपिसोड में स्क्विडवर्ड अपने घर में एक सिक्योरिटी सिस्टम स्थापित करता है, मुफ्त में, सस्पिशियस रूप से। और यह एक ऐसी सिस्टम है जो उसके घर को लगभग मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी और ग्रेट डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज के साथ एक मेकाट्रॉनिक में बदल देती है। लेकिन जैसा कि हमने उस वीडियो में मेंशन किया था, सिस्टम इंस्टॉल होने से पहले ही घर स्मार्ट था, इसलिए हम उस सिक्योरिटी सिस्टम के पीछे घर के जीवन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हालांकि हम इसके कई नए विशाल रोबोट कार्यों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन अब ये सब कैसे जुड़ता है? खैर, श्रृंखला में एक आवर्ती चरित्र है जिसने अपनी दुर्भावनापूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए बार बार रोबोट का आविष्कार करने की प्रवृत्ति दिखाई है। शेल्डन जे प्लैंकटन। एक से अधिक अवसरों पर उसने रोबोट का उपयोग करके क्रैबी पैटी के गुप्त सूत्र को चुराने की कोशिश की है। क्लासिक इमिटेशन क्रैब्स में प्लैंकटन ने बॉब से फार्मूला प्राप्त करने के लिए जल्दी से 2 रोबोट डिजाइन किए। मिस्टर क्रैब्स के समान ही एक प्लैंकटन ने स्पॉन्जेबॉब के रोबोटिक संस्करण भी बनाए हैं। सबसे प्रसिद्ध रोबोट वेलकम टू द जंप बकेट में दिखाई देता है, जहां प्लैंकटन को अपने रोबोटिक संस्करण को काम करने के लिए केवल बॉब के मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। और दूसरी बार जब उसने कुछ ऐसा ही किया तो वह सीजन 8 के क्रिसमस स्पेशल में था, जहां उसने टॉय बॉब बनाया, जो क्रोम जैसा दिखने वाला बॉब का रोबोटिक संस्करण था, जिसमें एक अंतर्निहित फ्लेमेथ्रोवर था और वह बड़ा हो सकता था। सीजन 9 के एपिसोड प्लैंकटन के पालतू जानवर में प्लैंकटन शेल्ड क्रस्टेशियन पर किसी का ध्यान न जाने के लिए एक बच्चे से प्रेरित रोबोट बनाता है। एक ऐसा विचार जो जाहिर तौर पर सीजन 5 से ही उसके मन में आया होगा, जब वह एक माँ को यह टिप्पणी करते हुए देखता है कि उसका बच्चा कितना असहाय दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि बच्चे की शक्ल सूरत प्लैंकटन द्वारा कुछ सीजन बाद बनाए गए रोबोट से बहुत मिलती जुलती है। यह एपिसोड माई लेग में जो हम देखते हैं उसके अतिरिक्त है। इस एपिसोड में हम फ्रेड को देखते हैं, एक मछली जो कई बार सहायक चरित्र के रूप में दिखाई देती है और लगातार दुर्घटनाएं होती हैं जहां वह किसी न किसी तरह से अपना पैर तोड़ लेती है। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि यदि वह इसी तरह का जीवन जीता रहा तो उसे अपना पैर काटना पड़ेगा और अस्पताल से अपने रोबोट का एक पैर निकालकर फ्रेड के लिए कृत्रिम अंग के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और मजे की बात यह है कि रोबोट का डिजाइन लगभग वैसा ही है जैसा कि प्लैंकटन द्वारा प्लैंकटन की सेना के एपिसोड में बनाया गया था। श्रृंखला में दिखाई देने वाला एक और आविष्कार जो सबसे घृणित में से एक है वह है व्हर्ली ब्रेन, जिसे एक खिलौने के रूप में बेचा जाता है जो आपको अपने मस्तिष्क में प्रोपेलर लगाने और प्रक्रिया में व्यक्ति को नष्ट किए बिना शरीर से अलग करने की अनुमति देता है। अध्याय कभी नहीं कहता कि व्हर्ली ब्रेन का आविष्कारक कौन है, लेकिन मूल व्यक्ति को जीवित रखते हुए सफलतापूर्वक मस्तिष्क निकालने में प्लैंकटन के अनुभव को देखते हुए हम इन व्हर्ली ब्रेन को उसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के आविष्कार के माध्यम से वह वास्तव में बिकनी बॉटम मछली से अध्ययन कर सकता है बिना उन्हें इस कथित खिलौने के पीछे के असली इरादों के बारे में पता चले। हाँ, परेशान करने वाला। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि प्लैंकटन केवल क्रैबी पैटी के फॉर्मूले को चुराने की इच्छा के अलावा क्रैबी पैटी के फॉर्मूले को चुराने का इरादा रखने वाला अकेला व्यक्ति नहीं है। वह जो चाहता है वह दुनिया पर हावी होना है, और उसके विचार में इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे इष्टतम तरीका क्रैबी पैटी के माध्यम से है। इसलिए रोबोट के साथ, अपने प्रयोगों के साथ और बिकिनी बॉटम आबादी को मूर्ख बनाने के तरीकों के रूप में अपने कई आविष्कारों का उपयोग करना। सिद्धांत यह मानता है कि प्लैंकटन गुप्त रूप से अपने वास्तविक लक्ष्य के करीब पहुंचने में कामयाब रहा है, क्योंकि इसने धीरे धीरे अपनी तकनीक को इन मछलियों के दैनिक जीवन में घुसपैठ कर लिया है, सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों और सेवाओं में घुल मिल गया है। और अगर यह पर्याप्त नहीं था तो ऐसा लगता है कि बहुत समय पहले यह मुख्य पात्रों में से एक को रोबोट से बदलने में कामयाब रहा, या कम से कम उस पर आंशिक नियंत्रण रखने में कामयाब रहा। और यह इस सब का सबसे दिलचस्प बिंदु है। विचाराधीन चरित्र पैट्रिक स्टार है, जो शुरू से ही पूरी श्रृंखला में सबसे असंगत पात्रों में से एक साबित हुआ है, क्योंकि उसके मूर्ख स्वभाव के बावजूद उसके पास ऐसे क्षण हैं जहां उसकी बुद्धिमत्ता सामने आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्धिकता के ये प्रदर्शन सीजन 4 के एपिसोड पैट्रिक के स्मार्ट पैंट से और अधिक स्पष्ट होने लगे, जहां एक चट्टान से गिरने और अपना सिर खोने के बाद या दुर्घटनावश वह इसे एक तरह के बुद्धिमान मूंगे से बदल देता है। इन मूंगों के अस्तित्व के बारे में कभी विस्तार से नहीं बताया गया है और उन्हें जेलीफिश फील्ड के पास क्यों छोड़ दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि एक बार पैट्रिक का सिर जुड़ जाने के बाद इस कलाकृति में गियर और पूरी तरह से यांत्रिक और कृत्रिम कार्य प्रणाली दिखाई देती है, जो पैट्रिक को सामान्य से अलग तरीके से तर्क करने और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन एपिसोड के अंत तक वह जाहिर तौर पर सामान्य हो जाता है जब उन्हें उसका असली सिर मिल जाता है, हालांकि वह कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाता। इसका एक स्पष्ट उदाहरण स्क्विडटेस्टिक वॉयज एपिसोड में आता है, जहां बॉब और पैट्रिक स्क्विडवर्ड के माउथपीस को उसकी शहनाई से बाहर निकालने के लिए सिकुड़ जाते हैं, लेकिन जब वे अभी भी फंस जाते हैं और खतरे में होते हैं तो पैट्रिक निम्नलिखित सुझाव देते हैं। हम एक बड़ी डकार ले सकते हैं, हम अपने बैलेस्ट टैंकों के माध्यम से CO2 को फिल्टर कर सकते हैं, इंजनों को फिर से चालू कर सकते हैं और यहाँ से शॉक वेव को बाहर निकाल सकते हैं। वाह! इसके अलावा होकस पोकस और मनी टॉक्स, स्पॉन्जबॉब बनाम पैटी गैजेट जैसे अन्य एपिसोड में हम देखते हैं कि जब वह बहुत अधिक सोचने की कोशिश करता है तो उसके सिर से चिंगारी और धुआं निकलता है, और एक अवसर पर हम वही गियर फिर से देखते हैं जो तब दिखाई देते थे जब उसका रोबोटिक सिर था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जेलीफिश क्षेत्र में हुई दुर्घटना के बाद वह वास्तव में कभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया, और कई बार उसके पास कुछ गड़बड़ियां या त्रुटियां होती हैं जो उसे कुछ अधिक सटीक उत्तर देने के लिए अधिक ज्ञान तक पहुंचने की अनुमति देती है। लेकिन यह केवल कुछ सेकंड तक ही रहता है, और 13वें सीजन के गूफी स्कूपर्स एपिसोड में इसे और भी बेहतर बनाने के लिए पैट्रिक बॉब को अपने सिर के पीछे दिखाता है जहां कई लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हस्ताक्षर से पता चलता है कि प्लैंकटन यहाँ था। यह कमोबेश इस बात का निशान होगा कि इन सभी संशोधनों को किसने बनाया। इसलिए सिद्धांत बताता है कि शेल्डन जे प्लैंकटन ने अतीत में किसी समय पैट्रिक का उपयोग और हेर फेर किया है, संभावित संशोधनों के साथ जो उसे एक तरह के साइबॉर्ग में बदल सकते हैं, एक सामान्य पैट्रिक की प्रोग्रामिंग के साथ, लेकिन अंततः आक्रमण को अंजाम देने के लिए एक घुसपैठिया एजेंट होने के नाते। अगर हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि एक से अधिक मौकों पर प्लैंकटन ने बॉब को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए हेरफेर करने की कोशिश की है, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली है, तो हम देख सकते हैं कि उसे एक घुसपैठिए के रूप में इस्तेमाल किया गया है। शायद पैट्रिक के माध्यम से अपने दुश्मनों के करीब पहुंचकर वह कर सकता है जो वह स्पंज बॉब के साथ करने में विफल रहा। यह भी समझ में आता है कि प्लैंकटन स्क्विडवर्ड के घर को कुछ हद तक खुफिया जानकारी देने के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक रहा होगा। बॉब और मिस्टर क्रैब्स के करीब होने के कारण ये उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी पर जासूसी करने का एक तरीका है। हर जगह उसकी आंखें और कान हैं। इसके अलावा स्क्विडवर्ड क्रस्टी क्रैब में बहुत अधिक वरिष्ठता वाला कर्मचारी है, इसलिए यह तर्कसंगत है कि प्लैंकटन ने उसके माध्यम से उन पर जासूसी करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार अंततः बिकिनी का बॉटम रोबोट के खतरे में आ जाएगा, जिससे एपिसोड SB-129 का भविष्य वास्तविकता में वापस आ जाएगा। यदि आपको पता नहीं है या याद नहीं है तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि भविष्य में पहुंचने के बाद स्क्विडवर्ड स्पोन्जेट्रॉन और पैट्रन से मिलता है, जो जीवन का सबसे अच्छा नाम है, और वह एक ऐसे भविष्य का सामना करता है जहां सब कुछ क्रोम रंग का है, और वह जो समुद्री निवासी देखता है वे रोबोट हैं, या सबसे अच्छे रूप में साइबॉर्ग हैं। वास्तव में यह भविष्य में रोबोट के आक्रमण का एकमात्र संकेत नहीं है, क्योंकि दूसरी स्पंजबॉब फिल्म के एक हटाए गए दृश्य में हमें एक ऐसा अंत दिखाया गया है जहां सामान्य स्थिति में लौटने पर बॉब और प्लैंकटन को बिकिनी बॉटम का एक संस्करण मिलना था, जिसे दुष्ट साइबॉर्ग ने अपने कब्जे में ले लिया था।
बैक टू द पास्ट चैप्टर में भी टाइम मशीन लेने के बाद बॉब और पैट्रिक टाइमलाइन को संशोधित करते हैं और बिकिनी बॉटम्स में लौटने के बाद यह रोबोट ही हैं जो शहर पर कब्जा करने वाले मैन रे के अधिकार को मजबूत करने के प्रभारी हैं। इसलिए चाहे वे समय रेखा में मामूली या महत्वपूर्ण बदलाव करें, भविष्य में एक स्थिरता है। जैविक जीवन पर हावी होने वाले रोबोट या साइबोर्ग की उपस्थिति, यहाँ तक कि बिकिनी बॉटम के लिए वीडियो गेम की लड़ाई भी है, जो कैप्टन पिप्सक्विक एपिसोड में प्रॉन के कैमियो की बदौलत श्रृंखला की निरंतरता का हिस्सा भी लगती है। प्रॉन गेम में एक मिनी बॉस के रूप में दिखाई दिया, जो मरमेड मैन और बार्नकल बॉय के खलनायकों की व्यापक गैलरी का हिस्सा बना। इस गेम की कहानी क्रस्टी क्रैब को नष्ट करने के लिए प्लैंकटन द्वारा बनाई गई रोबोटों की एक सेना पर केंद्रित है, लेकिन जिस क्षण उसने उन्हें देखा, वह मशीनों को आज्ञाकारिता मोड में रखना भूल गया। इसलिए वे विद्रोह कर देते हैं और शहर में तबाही मचा देते हैं। और अगर गेम की घटनाएं आधिकारिक कालक्रम में हुई, तो इसका मतलब है कि प्लैंकटन ने पहले ही रोबोट आक्रमण के साथ दुनिया को जीतने की अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश की है और बुरी तरह विफल रहा है। यह विवरण दिलचस्प है क्योंकि हम कह सकते हैं कि आक्रमण विफल होने के बाद से सिद्धांत गलत है, लेकिन यह इतना सरल नहीं है क्योंकि ऐसे कई और सबूत हैं जिनकी हमें जांच करनी चाहिए और जो एलेक्स बेल के वीडियो के रिलीज होने के बाद सामने आए हैं। सबसे पहले पैट्रिक को प्लैंकटन द्वारा रोबोट या साइबोर्ग जासूस के रूप में प्रतिस्थापित या संशोधित किए जाने के बारे में हिस्सा कुछ हद तक समझ में आता है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह एलेक्स के अनुसार उचित था। शुरुआत के लिए पैट्रिक हमेशा एक पूर्ण मूर्ख नहीं था, क्योंकि शुरुआती सीजन में उसके पास ऐसे क्षण थे जहां उसने आज की तुलना में कहीं अधिक क्षमताओं और योग्यताओं का प्रदर्शन किया। वास्तव में स्क्विडवर्ड दी अनफ्रेंडली घोस्ट एपिसोड में पैट्रिक स्क्विडवर्ड को सीपीआर करने की कोशिश करता है, भले ही वह उसे मोम की मूर्ति समझ लेता है। यह साबित करने के अलावा कि वह 100% मूर्ख नहीं है, एक जिज्ञासु टिप्पणी के साथ आता है। पैट्रिक बॉब को स्क्विडवर्ड के बारे में चिंता न करने के लिए कहता है कि वह ठीक होने वाला है, क्योंकि उसे सिर की चोटों का काफी अनुभव है, जो एक और संभावना को सामने लाता है। ऐसा हो सकता है कि प्लैंकटन ने पैट्रिक को थोड़ा थोड़ा करके बदलने के लिए उन लगातार चोटों का फायदा उठाया हो, और वह जो हम उस एपिसोड में देखते हैं जहां वह अपना सिर खो देता है, वह बस वर्षों के काम का परिणाम है और यह समझाएगा कि उस कोरल के साथ जो हुआ उससे पहले वह पूर्ण मूर्ख क्यों नहीं था। मुझे यह भी नहीं लगता कि पैट्रिक एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसमें परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि हाल ही में सबूत मिले थे कि मिस्टर क्रैब्स भी उनमें से एक हो सकते हैं। अध्याय में मिस्टर क्रैब्स बिकिनी बॉटम मिंट का दौरा करने के बाद छुट्टी मनाते हैं और पूरी प्रक्रिया और वहां मिले पैसों से खुश होकर मिस्टर क्रैब्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उत्सुकता से स्पंजबॉब कहता है कि उसने कुछ ऐसा ही पूर्वानुमान लगाया था, इसलिए वह अपने साथ मिस्टर क्रैब्स की आंखों के लिए स्पेयर पार्ट्स वाला एक बॉक्स ले जाता है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मिस्टर क्रैब्स के शरीर में रोबोट की तरह ही बदले जा सकने वाले हिस्से हैं, और बॉब की गवाही से भी ये स्पष्ट है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। गुम हुई चाबी का एपिसोड भी है, जहां मिस्टर क्रैब्स एक सुनहरी चाबी दिखाते हैं जो उनकी छाती खोलकर उनका दिल दिखा सकती है, जो मेरे लिए इस बात का बहुत स्पष्ट प्रमाण है कि यह एक साइबोर्ग है। यदि आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो मैं आपको उपयोगकर्ता गंबल वॉटरसन का वीडियो छोड़ता हूं, जिसे हम लुओलिया के बड़े प्रशंसक होने के लिए बधाई और दुलार भेजते हैं। लेकिन अगर क्रैब्स एक रोबोट है तो यह मूल सिद्धांत पर वापस आता है ना? आखिरकार अगर यूजीन पहले से ही दुष्ट साइबरनेटिक प्राणियों की इस सेना से संबंधित है, तो इसका मतलब है कि प्लैंकटन को बहुत पहले ही गुप्त सूत्र प्राप्त कर लेना चाहिए था, जो बदले में प्लैंकटन के फॉर्मूला चुराने या क्रस्टी क्रैब को नीचे ले जाने के हाल के प्रयासों को बेकार कर देगा। मैं इस बारे में सोच रहा था जब मैं एक एपिसोड देख रहा था जो सचमुच कुछ हफ्ते पहले आया था। इसका शीर्षक PL-14 मंथ रीन है और मूल रूप से इसे प्रसिद्ध SB-129 के सीक्वल के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि वास्तव में प्रत्येक के अलग अलग प्लॉट हैं। उनका एकमात्र सामान्य कारक भविष्य की सेटिंग है, जहां बिकनी बॉटम पर सब कुछ क्रोम है। PL-1413 में सैंडी बिकनी बॉटम निवासियों की यादों को संरक्षित करने के लिए एक टाइम कैप्सूल बनाता है, और ताकि अब से 2000 साल बाद वंशज शहर के अतीत में एक झलक पा सके। क्रैब्स ने कैप्सूल में एक क्रैबी पैटी रखने का फैसला किया, यह मानते हुए कि भविष्य में इसका उच्च मूल्य हो सकता है। जैसे ही कैप्सूल डूब रहा होता है, प्लैंकटन की रोबोट पत्नी कैरन दिखाई देती है, और हालांकि उसके पति ने बाहर निकलने के लिए उसकी मदद मांगी, लेकिन वह उसे 2000 साल के लिए वहीं छोड़ने का फैसला करती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि कैरन और प्लैंकटन के बीच वैवाहिक समस्याएं थीं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्लैंकटन को 2000 साल के लिए एक कैप्सूल में बंद करके उसके भाग्य पर छोड़ देने की हद तक पहुंच सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एक बार जब वह समय बीत जाता है, तो अपनी जेल से बाहर निकलने पर प्लैंकटन खुद को उस भविष्य में पाता है जिसे हम पहले से ही जानते हैं, जहां सब कुछ क्रोम है। और वह बहुत खुश है क्योंकि 2000 साल तक क्रैबी पैटी के अणु खाने के बाद उसके पास पहले से ही गुप्त सूत्र है। मछलियों के पास उन्नत तकनीक है, और वास्तव में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने समय बीतने के साथ जीवित रहने के लिए खुद को संशोधित किया है। उदाहरण के लिए पैट्रिक सबसे आश्चर्यजनक है, क्योंकि उसका भविष्य का संस्करण P-1000 माना जाता है।
ये नया पैट्रिक एक आकार बदलने वाला है, जो कभी कभी पैट्रिक के परिचित सिलहूट को अपनाता है, लेकिन वह खुद को अपने घर और जो चाहे उसमें भी बदल सकता है। हालांकि उसका क्रोम जैसा रूप और लाल आंखें उसे बहुत ही भयावह रूप देती हैं और वह प्लवक को खाने की भी कोशिश करता है। दूसरी ओर स्पंज बॉब भी बच गया। वह एक तरह का घन है जो केवल अपना मुंह बाहर निकाल सकता है, जिसके साथ वह केवल हंसी के माध्यम से संवाद कर सकता है। हाँ, ऐसा लगता है कि भविष्य में वह किसी के साथ दोस्ताना नहीं रहा है। और हालांकि स्क्विडवर्ड का संगीत अब शास्त्रीय संगीत माना जाता है, लेकिन सभी ने उसकी मृत्यु के अगले दिन इसे सुनना शुरू कर दिया, इसलिए उसने भी अच्छा नहीं किया। लेकिन जो खुश दिखती है वह है कैरन। वह अब एक क्रोम रंगीन गोला है जिसके पास पहले से कहीं अधिक तकनीक तक पहुंच है और वह क्रोम पेंट बेचकर पूरी तरह से खुश है। अनावश्यक विवरण में जाने के बिना अंत में प्लैंकटन अपने समय में लौटने का फैसला करता है। वह सैंडी द्वारा बनाई गई टाइम मशीन की बदौलत क्या हासिल करता है और कैंप कोरल के साथ एक अजीब क्रॉसओवर है, क्योंकि यह अतीत की सैंडी है जो अब एक समय यात्री है। जब अतीत का शेल्डन अपने समय के लिए चला जाता है तो यह पता चलता है कि कैरन अपने पति का एक और संस्करण छिपा रही थी, जिसका नाम प्लैंकटन 2.0 है, जिसके अब सुनहरे बाल और एक विशाल मांसल शरीर है जिसमें विजेता का रवैया है। ये नया प्लैंकटन अपनी पत्नी के साथ बहुत बेहतर तरीके से घुल मिल जाता है और उसे अकल्पनीय चीजें करने के लिए घर ले जाता है। पहली नजर में ये एपिसोड सिद्धांत की ताकत को कम करता हुआ प्रतीत होता है। मेरा मतलब है, हाँ, बहुत सारे रोबोट और साइबॉर्ग हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने समाज पर कठोर तरीके से या कुछ भी कब्जा कर लिया है। ये एलेक्स बेल द्वारा बेचे गए भविष्य की तुलना में बहुत कम सर्वनाशकारी भविष्य है। लेकिन एक विवरण है जो मुझे दिलचस्प लगा। केवल एक ही चरित्र था जिसे वास्तव में इन सबसे लाभ हुआ, कैरन। हाँ, प्लैंकटन भी गुप्त सूत्र का उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि भविष्य में हर कोई इसके बारे में जानता था, और जब वह अतीत में पहुंचता है तो सैंडी पाइप से हिट की उसकी याददाश्त मिटा देता है। उन दो विवरणों ने मुझे एहसास कराया कि एक दूसरी संभावना भी है। क्या होगा अगर प्लैंकटन ही मशीन नियंत्रित भविष्य में दिलचस्पी रखने वाला अकेला व्यक्ति नहीं है? क्या होगा अगर कोई और हमेशा तार खींच रहा हो? कोई ऐसा, मुझे नहीं पता, एक रोबोट जिसे विद्रोह से बहुत लाभ होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वह दुनिया पर लोहे की मुट्ठी से राज करना चाहती हो। हाँ, जाहिर है मैं कैरन के बारे में बात कर रहा हूँ, और जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही यह समझ में आता है। उदाहरण के लिए, वह एकमात्र अन्य पात्र होगी जो मिस्टर क्रैब्स को संशोधित कर सकती थी, और उसे अपने पति की जानकारी के बिना ऐसा करना होगा। यह एक समस्या होगी, सिवाय इसके कि एपिसोड हमें सबूत देता है कि बस यही हुआ था। भविष्य में हर कोई क्रैबी पैटी फॉर्मूला जानता है, और मुझे 200% यकीन है कि मिस्टर क्रैब्स अपने रहस्य को अपनी कब्र में ले जाएंगे, और स्पंज बॉब कभी भी अपने मालिक की यादों को धोखा नहीं देगा। उनमें से कोई भी सूत्र का खुलासा नहीं करेगा, और केवल एक तीसरा व्यक्ति है, या मुझे रोबोट कहना चाहिए, जो उस गुप्त सूत्र को जानता है। लॉकडाउन फॉर लव एपिसोड में प्लैंकटन लगातार कैरन के साथ अपनी सालगिरह की तारीखों को बर्बाद करता है, क्योंकि वह गुप्त सूत्र का पीछा कर रहा है। वह उससे परेशान हो जाती है और चम बकेट को बंद कर देती है जब तक कि प्लैंकटन बिना किसी रुकावट के उसके लिए अपने प्यार को साबित नहीं कर देता। लेकिन जुनून उस पर हावी हो जाता है, और प्लैंकटन छद्म रूप में पैट्रिक का उपयोग कर उसे कैरन के साथ अपनी डेट पर छोड़ने के लिए करता है, जबकि वह सूत्र का पीछा करता है। विवरण महत्वहीन है, लेकिन अंत में कैरन प्लैंकटन के रूप में प्रच्छन्न पैट्रिक की डेट से इतनी प्रभावित होती है कि वह उसे एक विशेष उपहार, क्रैबी पैटी सूत्र प्रदान करती है। यह पता चलता है कि वर्षों के शोध और काम के बाद कैरन डिजिटल रूप में सूत्र को संश्लेषित करने में सक्षम थी, जिसका अर्थ है कि वह हम नहीं जानते कि वह वास्तव में किस डेटा के बारे में बात कर रही है। लेकिन यह बात अलग है कि उसने निश्चित रूप से भविष्य में सूत्र को सार्वजनिक कर दिया है। हो सकता है कि उसे श्री क्रैब्स के रहस्यों या श्री क्रैब्स के स्वयं सूत्र को संश्लेषित करने की पहुंच हो। और सच कहा जाए तो यह बिल्कुल सही है कि कैरन रोबोट वर्चस्व के लिए प्लैंकटन की योजनाओं में उसकी मदद करेगी, लेकिन अपने पति की पीठ पीछे उसका अपना गुप्त 5वां भाग होगा। यह भी याद रखें कि इन सभी रोबोट में एक अंतर्निहित आक्रमण मोड है, एक गुप्त मोड, जिसके बारे में कभी कभी प्लैंकटन को भी पता नहीं लगता है। इसका मतलब है कि कैरन एक ऐसा परिदृश्य बना रही है जहां मशीनों का भविष्य उज्जवल है। उन लोगों को वश में करना जो खतरा है, जैसे पैट्रिक जो क्रोम विचलन बन गया, स्पंज बॉब जिसका भयानक भाग्य हुआ, और मिस्टर क्रैब्स जो आज एक साइबॉर्ग है। इस बीच SB-129 में हमने जो रोबोट देखे वे बस रोबोट हैं, कैरन की ओर से सदियों के प्रयोगों के उत्पाद। मुझे इस बात पर संदेह है क्योंकि प्लैंकटन 2.0 का अस्तित्व है, जो स्पष्ट रूप से एक रोबोट प्लैंकटन है जिसे कैरन के लिए आदर्श पति बनने के लिए बनाया गया है, और हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह रोबोट बना रही है। ये भी समझाएगा कि कैरन ने प्लैंकटन को कैप्सूल में क्यों बंद कर दिया, क्योंकि वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां उसे अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास अपने पति के हस्तक्षेप के बिना अपने आक्रमण को गति देने के लिए आवश्यक सब कुछ है। इसके अलावा इस बिंदु तक
उसने पहले ही रोबोट के साथ अपनी क्रांति कर ली थी और यह काफी गलत हो गया। अब करेन सब कुछ नियंत्रित करने वाली है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऐसा लगता है कि उसके पति की तुलना में उसके अंत बहुत कम दुर्भावनापूर्ण थे। रोबोट आक्रमण पूरी दुनिया पर प्रभुत्व नहीं चाहता था, बल्कि एक अलग भविष्य चाहता था, एक ऐसा भविष्य जिसमें करेन बिना किसी समस्या के फिट हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखें कि मूल सिद्धांत एलेक्स बेल का है, हमारा नहीं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।